चलिए हम आज फिर से अपना मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक तो वही रहेगा मोशन का, क्लास 9th का जो हम गति का चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको दूरी, विस्थापन, औसत चाल और औसत वेग के बारे में बता दिया था। शायद औसत वेग के बारे में नहीं बताया था। आज मैं इस वाले वीडियो में आपको औसत वेग के बारे में दूंगा और फिर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा उस किताब में उसको भी हम सॉल्व करेंगे आज। देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको औसत चाल के बारे में बताया था। औसत चाल क्या होता है ना, पिछले वाले वीडियो में बताया था। मैं यहाँ पे केवल ऐसे बता रहा हूँ कि चली गई कुल दूरी के कुल समय दर को, कि मतलब कि कुल समय में आप मतलब जितने भी टाइम आपने चला हुआ, जहाँ पे जितने भी टाइम पे आप कुल कितना दूरी चल लेते हैं उसका हम रेट निकाल लेते हैं कि हर पर मतलब यूनिट टाइम में 1 सेकंड में आप कितनी दूरी चल रहे हैं वही हम निकालेंगे। तो कुल दूरी बटा कुल समय हो गया हमारा औसत चाल। औसत चाल है, चाल मैंने बताया था अदिश राशि है, तो यहाँ पर भी ये भी क्या होगा, औसत चाल भी अदिश राशि है। अब चाल है तो इसका भी मात्रक किमी प्रति घंटा, ये सारे मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन ज्यादातर हम किमी प्रति घंटा में भी देखते हैं और मीटर प्रति सेकंड में, दोनों भी हो सकता है। औसत चाल का फार्मूला हो गया कुल दूरी बटे कुल समय, ये हो गया। अब आते हैं बात हम औसत वेग की बारे में मतलब बात करते हैं। औसत वेग में भी क्या होगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कि पूरे समय में आप कुल कितना विस्थापन चलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, औसत वेग। इसमें मैंने लिख दिया है कि चली गई दूरी, इसमें ये हमारा पहला हेडिंग होगा और ये हमारा दूसरा, ये तीसरा। इसमें कहा है कि चली गई कुल दूरी के कुल समय दर को, मतलब कि आप कहीं से भी घूम टहल के चले आए, भले ही वही स्थान पे आ जाए, मतलब आप यहाँ से चलने के बाद यहीं पर आ गए, अब यहाँ से यहाँ तक आने में आपको कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम को काउंट करिए। आपका विस्थापन देखिए, मैंने विस्थापन बताया था, पहले प्रारंभ को देखिए, अंत में देखिए। यहीं से चले थे, यहीं पर आके रुक गए। टाइम तो आपको मान लीजिए 2-3 सेकंड लगा था, जो भी 2 सेकंड लगा होगा, लेकिन विस्थापन कितना है, 0। तो औसत वेग भी क्या होगा, 0। और दूसरी बात मैंने बताया था, वेग क्या है, सदिश राशि है, तो ये औसत वेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा, किमी प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये भी हम मीटर प्रति सेकंड और दूरी को, विस्थापन को भी मीटर में मापते हैं, समय को भी सेकंड में। औसत वेग का हमारा 2 फार्मूला आएगा। हालांकि ये वाला फार्मूला तो हमारा ज्यादा क्लास 11th में यूज होगा, लेकिन हम ये वाला ज्यादातर देखेंगे, कुल विस्थापन बटे कुल समय। ये भी फार्मूला होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को हम u से दिखाते हैं और अंतिम वेग को हम v से दिखाएंगे, मतलब हमारा u प्लस v अपॉन में 2। ये भी फार्मूला हमारा औसत वेग का निकलेगा, चाहे आप ये वाला फार्मूला यूज करिए चाहे ये वाला निकालिए, दोनों बात एक ही है इसके लिए। अब तो ये हो गया हमारा औसत वेग और औसत चाल के बारे में मैंने आपको बता दिया, दूरी विस्थापन के बारे में बता दिया था। चलिए हम इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करता है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। पहले तो सबसे पहले आप औसत चाल का फार्मूला लिख लीजिए। औसत चाल बराबर हमारा क्या हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय, ये हो गया। अच्छा देखिए कुल दूरी कितना चला है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक जाने में, मानते हैं यहाँ से यहाँ तक की 16 मीटर दूरी है, तो 4 सेकंड में गया, मतलब पहले वो 16 मीटर गया प्लस फिर क्या था, तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में, मतलब फिर से 16 मीटर गया। कुल मिला के वो कुल कितना दूरी चल चुका है, 16 दूना 32 मीटर चल चुका है। और टाइम कितना लगा, यहाँ ये 16 को कवर करने में 4 सेकंड, उस 16 को कवर करने में 2 सेकंड, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड कितना हो गया, ये 16 16 32, और ये कितना हो गया, 4 2 6, तो हमारा मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो हम लिख सकते हैं ये 2 से कट जाएगा 16 बार और ये बटे 3, तो 3 16 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। 16 2 से काटा 16 बार, 2 से काटा 3 बार, तो हमारा औसत चाल क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय, ये हमने निकाल लिया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर। अच्छा ओडोमीटर से हमारे याद आया कि दूरी को हम किसमें मापते हैं, ओडोमीटर से। आपने बाइक में देखा होगा, बाइक में जब आप चलाते होंगे तो एक रीडिंग लिखा रहता है यहाँ पे कि 1 किलोमीटर क्या, जैसे जैसे आगे बाइक बढ़ता है तो ऊपर से वो जो व्हाइट व्हाइट कलर कुछ ऐसे बाइक में रहता है, स्पीडोमीटर ऐसे लगा रहता है, बढ़ता रहता है, ये हमारा ओडोमीटर होता है जो बता रहा है। तो ओडोमीटर किसका मात्रक है, दूरी को मापने का यंत्र है। ये हमारा 2000 मीटर प्रदर्शित कर, मतलब बाइक में जब स्टार्ट कर रहे थे तो दिखा रहा था कि वो 2000 मीटर चल चुका था, यही प्रदर्शित कर रहा है ना। शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, और यात्रा का मतलब यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। इसका मतलब वो हो गया कि वो कार 400 किलोमीटर चल चुका है। 2000 तो दिखा ही रहा था, 2400 और दिखाया तो कितना हो गया कुल 2400
2000 बराबर कितना हो गया, 400 किलोमीटर, कितना लिखा है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते तो कार का औसत चाल को किमी प्रति घंटा बताओ। वैसे किमी प्रति, तो हमें क्या पता है, औसत मतलब एवरेज स्पीड बराबर हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कितना है टोटल डिस्टेंस हमारे, कितना है 400 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा है, कुल 8 घंटे लगे हैं। तो हमारा क्या, 8×5 = 40, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 50 किमी प्रति घंटे से क्या चल रही थी कार, तो इतना उसे लगा टाइम। ये बोल रहा है कि किमी प्रति घंटा पे बताया तो मीटर प्रति सेकंड में बताया। मैंने आपको पहले भी बताया था, किलोमीटर प्रति घंटे में जाने से मीटर प्रति सेकंड में जाने से आपको पता है किमी बड़ा होता है, मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए छोटे से गुणा, बड़े से छोटे में जाने के लिए छोटे से गुणा, और इस छोटे से बड़े में आने के लिए बड़े से गुणा। मतलब मीटर प्रति सेकंड से फिर से हमें वापस जाना है किमी प्रति घंटा में। किमी प्रति घंटा हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़े से गुणा, 18/5। देखो 5 छोटा है, यहाँ 18 बड़ा है, तो 5 छोटा था क्योंकि छोटे में गए, 18 बड़ा है क्योंकि हम बड़े में गए। तो ये हो गया हमारा। देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड दिया है, आपको किमी प्रति घंटे में बदलना है, तो मीटर छोटा होता है, किमी प्रति घंटा बड़ा होता है। तो हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़े से गुणा, 18/5, 18 बड़ा होता है। अगर किमी प्रति घंटा दिया है, उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे से गुणा, 5/18 से गुणा। तो यही पे कहा है कि इसे किमी प्रति घंटा में तो आंसर आ गया, इसे मीटर प्रति सेकंड में भी लाओ। तो मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये एक होगा हमारा या 50 किमी पर, सॉरी, गुणे, बड़े से छोटे में जाना है तो क्या, छोटे से गुणा, 5/18 से गुणा। तो हम क्या कर देंगे, इसे काट देंगे, ये 2 बार कटेगा, 2 9 और ये 25, तो 25×5 125/9 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। बस 125/9 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा, किमी प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा वाला, थोड़ा ऊपर नीचे लिखा गया है लेकिन क्वेश्चन सही लिखा गया है कि ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सरल रेखी पथ पर जाती है और वापस चली, मतलब कि वापस लौट आती है। अब देखिए, एक ये तालाब होगा, अगर तालाब होगा अगर ऊषा यहाँ जाती है, यहाँ से ऐसे सीधी रेखा में गई, ऐसे कोई भी जाएगा तो एक बार वापस लौट के वो ऐसे आएगा, लेकिन वो कह रहे कि ऐसे गई और टच करने के बाद वो एक सरल रेखी पथ पर आएगी, मतलब गई और फिर वापस ऐसे ही लौट कर चली गई। ये 90 मीटर था, तो ये भी 90 मीटर था, तो कुल यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से वापस यहीं पर चली आई उषा। अब यहाँ से जब वापस चली आई तो उसे कुल कितना, मतलब कि कुल टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 180 मीटर, और इसे 180 मीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट का टाइम लगा। टोटल टाइम कितना लगा, ये डिस्टेंस है टी, ये टाइम है टी, तो कितना मिनट लगा, 1 मिनट लगा। वैसे हमारा ये साई मात्रक तो मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इसे हमें सेकेंड में बदलना होगा। कितना हो जाएगा हमारा, 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो हमें पूछा क्या है कि औसत चाल निकालिए, औसत चाल हम बहुत अच्छे से निकाल देंगे। एवरेज स्पीड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मतलब औसत चाल बराबर, मतलब टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है, 180 मीटर, और टाइम कितना लगा है, 60 सेकंड। कुल 3 मीटर प्रति सेकंड की क्या औसत चाल से वो जा रहा था, कुल सॉरी मतलब जा रही थी 3 मीटर प्रति सेकंड के औसत चाल से। अब हम औसत वेग देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी। अब देखो औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। विस्थापन में क्या होता है, कुल का क्या ये मतलब है, जितना हम विस्थापन लिए उतना। प्रारंभिक देखिए, अंतिम देखिए, उषा यहाँ से स्टार्ट की थी, गई तैरी, खाए पी नाश्ता की, वापस यहीं पे चली आई। अब जब यहीं से स्टार्ट की यहीं पे चले आएगी तो कुल कितना विस्थापन हुआ, 0 होगा। तो हमारा विस्थापन कुल कितना हो गया, 0। टाइम तो उसको लगा है 60 सेकेंड, टाइम लगा है 60, लेकिन 0 में किसी का भी भाग करेंगे तो कहेगा 0। तो हमारा उषा का क्या होगा, ये हमारा औसत वेग 0 हो जाएगा। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन होने के बाद हम थोड़ा त्वरण के बारे में जान लेते हैं, एक्सीलरेशन के बारे में।
त्वरण को पढ़ने से पहले एक टाइप का और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन पर देख लीजिए, एक लड़का अपने घर से स्कूल जाता है 40 किमी प्रति घंटे औसत चाल से, किसी न किसी स्पीड से तो जाएगा ही, तथा वो वापस स्कूल से घर की तरफ 50 किमी प्रति आवर से औसत चाल से वापस भी आ जाता है। 40 से गया 50 से आया, हो सकता होगा कि अब स्पीड बढ़ गई हो, ट्रैफिक ना हो, तो इस पूरे यात्रा में लड़के का औसत चाल क्या होगा। देखिए, अगर आपको चाल चाल दिया हो, मतलब वही डिस्टेंस कवर करना, मतलब यहाँ से गया वापस यही आया, लेकिन ये स्पीड अलग है, ये स्पीड अलग है, V1 से गया V2 से आया, तो इस तरह से औसत चाल निकालने का एक फार्मूला होता है। औसत चाल निकालने का फार्मूला होता है 2 इंटू V1 V2 अपान में V1 प्लस V2। ये हमारा एक शॉर्टकट तरीका होगा। इसे इससे भी निकाल सकते हैं हम रख के, उससे भी निकालेंगे, इससे भी निकालेंगे, लेकिन पहले इसके एक्चुअली मीनिंग को समझ लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा ये घर हो गया होम, ये हमारा स्कूल हो गया, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि वो डी से कवर किया, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी डी है, फिर यहाँ से वापस भी लौटेगा तो डी कवर करेगा, तो हमारा औसत औसत चाल बराबर क्या आएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कुल दूरी कितना है, यहां से यहां तक डी गया है, यहां से यहां तक डी आया, मतलब कुल 2d चला है, ये हो गया। अच्छा, अब टोटल टाइम क्या है, अब पता नहीं कितना टाइम लगा, अगर स्पीड कम है तो जाहिर सी बात है टाइम ज्यादा लिया होगा, यहाँ स्पीड ज्यादा है क्योंकि दूरी तो वही तय कर रहा है ना, स्पीड कम है दूरी वही जा रहा है, मतलब टाइम ज्यादा लिया होगा। अब यहाँ पे देखो, स्पीड अपनी बढ़ा दी, वही दूरी तय कर रहा है, स्कूल को जाने में आने में तो टाइम कम लेगा, तो चल मान लेते हैं कि जाने में उसे t1 टाइम लगता है, आने में उसे t2 टाइम लगता है, तो कुल टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2, ये हो गया हमारा। चलो अब हमें पता है, अब हमें दे कर रखा है तो केवल चाल, ये हम इस वाले पद में जाने, ये हमें अपने मन से डी माना है, अपने मन से T1 T2, कोई भी चीज अगर सवाल में जैसे आप लोग सॉल्व करते होंगे तो मान लेते कि माना ये दूरी x है, तो उस x को हटाना पड़ता था, उसी तरह से अगर हम सॉल्व को मतलब कि सॉल्व करते समय अगर कुछ भी मानते, जैसे d माना, a b c d कुछ भी माना, तो हमेशा उसे हटाना रहता है, तो मैंने d माना है तो मुझे d हटाना होगा, t माना है तो इस t को भी हटाना होगा। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, यहां से यहां तक अगर मैं टाइम पूछूं, टाइम बराबर, तो t1 बराबर क्या आएगा, दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है d, और यहां से यहां तक की चाल कितना है 40 किमी प्रति घंटा, तो हम 40 किमी प्रति घंटा लिखते हैं। दूसरा टाइम हमारा क्या हो जाएगा t2, या वापस जब आएगा तब भी तो वो दूरी d ही तय करेगा, लेकिन टाइम बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल, दूरी d हो गया, चाल हमारा किस चाल से वापस आया 50 किमी प्रति घंटा, तो मैं यहाँ पे 50 लिख सकता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे t1 t2 की जगह ये वाला टर्म लिख सकता हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा 2d अपॉन में d अपॉन में 40 प्लस d अपॉन में 50, ये हो गया। इसके अगर आगे हम देखें तो 2d को तो रहने दो, ऊपर से हम d कॉमन ले लें, d कॉमन लें तो बचेगा क्या, हमारा हम 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 50 बचेगा, d से d कैंसिल, देखो हमारा d से d हमने माना था, d से d हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारा क्या जाएगा 2, अब हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 40, 50 और 40 कितना हो गया 90, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, गुणा होकर ऊपर चला जाएगा, हमारा 40 गुणे 50 हो जाएगा। देखो उसी तरह तो हमने लिखा है v1 की स्पीड से चला था 40, 2 गुणे 40 और गुणे 50, अगला वाला स्पीड 50, अब बटे में क्या होगा 50 गुणे 40 हो गया। इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 दूना 8 पंजे 40, मतलब कि 5 दूनी 10 40, मतलब कितना होगा 40/9 किमी पर आवर की स्पीड, मतलब कि पूरे यात्रा में, उसने पूछा ना कि पूरे यात्रा में लड़के का औसत चाल था क्या था, तो ये मैंने बता दिया। आप हमेशा याद रखना औसत चाल जब केवल स्पीड देकर रखें और वही डिस्टेंस तय करना, जैसे घर से स्कूल, स्कूल से दफ्तर, जहां पर भी जाए वही दूरी तय करना होगा। तो अगर केवल स्पीड देकर रखेगा तो हम क्या लिखेंगे 2 v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ये फार्मूला हमारा शॉर्टकट है, ये लिख लेंगे, चाहे आप इस डिटेल मेथड से भी लगा सकते हैं। अगर ये डिटेल वाला ज्यादा आपको समझ में आता है तो आप क्लास 11 के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें इतना ही जानना था तो हमने ये सॉल्व कर लिया। अगर आपको थोड़ा कम भी समझ में आएगा तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि क्या था, वो स्कूल मतलब हो, मतलब घर से स्कूल गया, मान लेते वो दूरी में दिया नहीं था, हमने मान लिया कि d दूरी था, जब स्कूल से घर आएगा तो दूरी बदल नहीं जाएगा, वो भी हमारा क्या था d था,
चलो अब हम मान लेते हैं जब वो स्पीड यहाँ पे कम है यहाँ ज्यादा है, तो स्पीड जहाँ कम होगा वहाँ टाइम ज्यादा लगेगा, और जहाँ स्पीड ज्यादा होगा वहाँ टाइम कम लगेगा। तो हमने मान लिया कि ये हमारा T1 और ये T2 हो गया, नहीं तो हम ये भी T मान लेता, ये भी बराबर जब होते हैं तो जाने में उससे T1 टाइम लगा, आने में उससे T2 टाइम लगा। फिर हमें पता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी कितना चला, D चला था, वापस D लौट कर आया, कुल 2D चला है। उसके बाद हमें पता है कुल टाइम T1 प्लस T2 टाइम लगा है। अब हमें ये भी पता है क्वेश्चन में जो हम अपने मन से मान कर रखते हो हमेशा उसे हटाना होता है, तो मैंने तो डी को रहने दिया। टाइम को मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा है, हमें पता है कि यहाँ से तक जाने में समय लगा दूरी बटे 4, तो हमें पता है दूरी कितना है डी है, 4 कितना है 40 मैंने रख दिया। उसी तरह से इसका भी रख दिया डी बटे 50, और इसी को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2d को रहने दिया, d को कॉमन ले लिया तो यहाँ 1/40 प्लस 1/50 आ गया। d से d कैंसिल हो गया 2, ये 40 और ये 50 और 40 का मान क्या होगा एलसीएम, ये 40 और 50 आएगा, मैंने उसे ऊपर भेज दिया। ये 50 यहाँ पे हो जाता, 40 यहाँ, तो 50 और 40 कितना हो जाता 90, तो मैंने कैंसिल करके ये काट दिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ इस वाले फार्मूला से। चलिए तो ठीक है, अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लेंगे, फिर ये फार्मूले जो भी है हमारा गति का 3 समीकरण जो बनाया था उसके फार्मूले कहाँ से है वो पढ़ेंगे, और फिर ग्राफिक मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए।